नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ अखंड रामधुनी कार्यक्रम का आयोजन और साथ ही जानेंगे कि कहां शराब की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। तो आइए इन खबरों पर चर्चा करें विस्तार से। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के द्वारा सोमवार को 11 कुंड उत्तर पंचायत स्थित नरसिंह मंदिर में विधायक पद से शेड निर्माण का शिलान्यास किया। शिलान्यास मंदिर में पुजारी साधु बाबा एवं विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने नारियल फोड़कर और लड्डू का वितरण करके किया। इस दौरान ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मौके पर विधायक ने कहा कि ग्रामीणों का मंदिर प्रांगण में शेड निर्माण की काफी दिनों से मांग थी। मंदिर के कोई भी काम, खाना बनाना सहित अन्य काम इससे प्रभावित हो रहे थे। उनकी परेशानी और ग्रामीणों की मांग को देखते हुए आज हमने शेड निर्माण का शिलान्यास किया है। 11 कुंड उत्तर पंचायत नरसिंह मंदिर में एक शेड का निर्माण हम विधायक मत से अभी हम लोग शिलान्यास किए। बहुत पहले से ही मतलब डिमांड था कि यहाँ जब कोई यज्ञ होता है, पूजा होता है, कीर्तन होता है, तो यहाँ एक खाना वाना बनाने के लिए एक शेड का बहुत ज़रूरी था। तो उसी को देखते हुए चुनाव में भी जब हम यहाँ आए थे तो उस समय भी ये डिमांड था ग्रामीणों का। तो ग्रामीणों का डिमांड को देखते हुए और बहुत ज़रूरी भी है ये, हम भी बहुत बार इस मंदिर में आए हैं, वही मतलब कीर्तन में, पूजा में आए हैं। उस समय देखे हैं कि बहुत असुविधा भी हो रहा था पंडाल में, सब मतलब खाना वाना बनाने का और सब काम हो रहा था। उसी को देखते हुए हम विधायक मत से 3 लाख कुछ लागत से ये हमने शेड का निर्माण आज भी शिलान्यास किया। झारखंड से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पिंपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पथरा उत्तर पंचायत के जोलहनिया स्थित कैलाशपुरी विषहरी मंदिर में पौष पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर में अखंड रामधुनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं पौष पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मेला कमेटी के द्वारा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक न हो, इसके लिए मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। श्रद्धालुओं ने बाहर से ही पूजा अर्चना की और बता दें कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष की भांति पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मेला का आयोजन नहीं हो रहा था, जिससे बाहर से श्रृंगार दुकान और खेल तमाशा करने वाले नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे मेला परिसर में सन्नाटा छाया हुआ था। उत्तर बिहार का यह मेला प्रसिद्ध माना जाता है। जानकार बताते हैं कि सोनपुर मेले में तंबू यहां लगाया जाता था। बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने से पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग इस मेले में पहुंचते थे। इस बार मेले का आयोजन नहीं हुआ। मंदिर परिसर में सरकारी गाइडलाइन के तहत कोविड-19 का दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए मेला कमेटी के सचिव नरेंद्र मिश्र, उप सचिव सुनील पासवान और कई लोग उपस्थित रहे। बिहार से सीनियर संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रमुख और उप प्रमुख ने अपना पदभार भी संभाला। शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी ने किया। मुख्य अतिथि ने प्रमुख और उप प्रमुख कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं उद्घाटन मौके पर बीडीओ जयकिशन, सीओ आनंद झा, प्रमुख विश्वनाथ ताती और उप प्रमुख आशा देवी ने जिला परिषद अध्यक्ष को बुके देकर स्वागत किया। जीप अध्यक्ष ने प्रमुख, उप प्रमुख और 28 सदस्यों के पंचायत समिति के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि सभी पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। प्रखंड और अपने अपने पंचायत के विकास के लिए क्षेत्र में निष्पक्षता के साथ कार्य और निष्पादन करें। होने के बाद आज आप पहली बार हसनपुर के दौरा पे आए हैं, क्या कार्यक्रम था? आज हसनपुर के प्रमुख एवं उप प्रमुख के कार्यालय का उद्घाटन था। उसी के संबंध में फीता काटने के लिए मुझे बुलाया गया था। हसनपुर काफ़ी पिछड़ा इलाका रहा है, हसनपुर और बिथान का, तो ऐसे में यहाँ के जो पार्षदों से आपको सहयोग मिला है, तो यहाँ की जनता आपसे कितना उम्मीद करेगी? यहाँ की जनता पूरा उम्मीद करेगी, हम पूरा सहयोग करने में सक्षम हैं। प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना है इस पे? आज बहुत ही खुशी की बात है। जो पहली बार जीत के आए विश्वनाथ ताती वो प्रमुख पद पर सुशोभित हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो आज उद्घाटनकर्ता हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष खुशबू जी, जो हम लोग के बीच आई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया,
मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जितने भी समिति, मुखिया जी, जिला परिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से चलाए और आगे भी चलाने का जो आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार सिंह। आना चाहिए। जी आई हैं आज हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में, क्या कहना है इस पर? बहुत खुशी की बात है। मेरी एक और बहन अभी इतना बड़ा विजय प्राप्त करके आई हैं और इनके कहे अनुसार यहीं से इन्होंने शुरुआत की है पूरे जिला भ्रमण की। ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने वो शुभ कदम मेरे घर में रखा और यहाँ से शुभ यात्रा की शुरुआत होगी। ये मेरे लिए बड़े किस्मत की और खुशी की बात है और भगवान करे इनको जैसे इन्होंने एक सफलता प्राप्त की, जिला में सबकी ये प्यारी बने और जो भी इनका समय काल है उसे खुशी खुशी सबके सहयोग से बहुत अच्छे से ये अपना समय काल पूर्ण करें। ये मेरा इनको आशीर्वाद कह लीजिए, जो कह लीजिए, ये मेरा इनके साथ रहेगा। हसनपुर और बिथान का इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये अध्यक्ष बनी है, तो क्या उम्मीद रखते हैं इनसे? ये सवाल तो आप अध्यक्ष से पूछेंगी ना। वैसे मुझे मेरी बहन पर पूरा विश्वास है कि ये जो भी कुछ देखेंगी और जहाँ इनको इनकी ज़रूरत महसूस होएगी वहाँ ये बढ़ चढ़ करके काम करेंगी। क्यों? समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। सहरसा पुलिस को एक बार बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां शराब की बड़ी खेप को पकड़ने में पुलिस की सफलता हासिल हुई है। जहां सौर बाजार थाना अंतर्गत ग्राम सिलेट थाना के विजयपुर से कचरा की पक्की सड़क से सड़क किनारे पार्सल ट्रक जो राजस्थान का जा रहा था, उसमें तकरीबन 271 कार्टन विदेशी शराब की मात्रा तकरीबन 2404 लीटर विदेशी शराब को जब्त कर लिया गया है। 6 शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी की गई है और उनकी निशानदेही पर कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान एक पार्सल ट्रक, एक पिकअप वैन और एक टेम्पो और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। LTF के टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर राजमणि एवं सुधाकर पुलिस इंस्पेक्टर हैं एवं टेक्निकल सेल तथा पुलिस अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से विगत 15 तारीख की रात को गुप्त सूचना के आधार पर सौर बाजार थाना अंतर्गत ग्राम सिलेट भरना, जो विजयपुर से कचरा की तरफ जाती है पक्की सड़क, उसी के किनारे एक पार्सल ट्रक राजस्थान नंबर की, उसमें करीब 271 कार्टून लगभग 2404 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। कितने की गिरफ्तारी? हाँ, 6 शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई है और उनकी निशानदेही पर और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। गाड़ी की भी जब्ती हुई है सर? हाँ, गाड़ी में एक ट्रक है, पार्सल ट्रक, जिससे कि शराब है। एक पिकअप वैन है, उसमें भी कुछ मात्रा में शराब की कार्टून रखी हुई थी। एक टेम्पू और 3 विभिन्न प्रकार के मोटरसाइकिल है। क्या लग रहा है सर, कहाँ गाड़ी जा रही थी और शराब कारोबार? ये उस स्थान पे अमूमन निर्जन स्थान है, तो वहाँ गाड़ी रोक करके ये लोग छोटी छोटी गाड़ियों से कैरी करवा रहा था, उतार रहा था। तकरीबन कितनी शराब सर होगी सर? क्या कितनी शराब है सर तकरीबन? 2404 लीटर है। कार्टून में 271 कार्टून है। सहरसा से सीनियर संवाददाता कबिंदर की रिपोर्ट। शिवहर सांसद रमा देवी, ढाका विधायक पवन जायसवाल और रींगा विधायक मोतीलाल शाह ने सोमवार को लालबकिया नदी के फुलवरिया घाट पर भूमि पूजन कर अर्धनिर्मित पुल का शुभारंभ किया। विदित हो कि ये फुलवरिया घाट पुल 3 जिलों पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर को जोड़ता है। वहीं चंपारण, सीतामढ़ी और पड़ोसी देश नेपाल से जोड़ने में इस पुल की अहम भूमिका है। कई वर्षों से कई लोग इस पुल की राह देख रहे थे। इस घाट पर पुल न होने के कारण 2008 में नाव पर सवार कई लोगों की डूबने से मौत भी हो चुकी है। इस चिर प्रतीक्षित फुलवरिया घाट के फूल शुभारंभ के अवसर पर ढाका विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद सीधा उद्घाटन होगा, जिसमें माननीय हम लोग के भारत सरकार के जो मंत्री होंगे और माननीय मुख्यमंत्री होंगे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी होंगे, सभी लोग भाग लेंगे। कितने लागत से बन रहा है? 143 करोड़
सर अभी भी सवाल ये उठ रहे हैं कि बहुत सारे जो सामग्री है जो गिरे नहीं है, बगैर गिरे ही देखिए अब यही तो हिंदू धर्म में क्या है कि कोई चुनाव होना है अभियान, तो कल कोई चुनाव होना है, आप ही बताइए कोई चुनाव होना है कल? नहीं, तो चुनाव तो नहीं होना है। तो जब नहीं होना है तो ये जो डाइवर्सन है पहले हम अपने पैसा से बनवाए थे, अब ये हम नहीं बनवा रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर बनवा रहे हैं डाइवर्सन, चूँकि उसके साथ ही शामिल है। तो काम शुरू है, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोग पहले पूजा करते हैं, भूमि पूजन, ठेकेदार को सामान गिराना है तो भूमि पूजन का काम है, और इसके बाद सीधा काम शुरू होगा। मतलब उम्मीद वो सब कुछ पूर्ववत है, एस्टिमेट बना हुआ। राशि इसलिए बढ़ गया चूँकि महंगाई बढ़ गया, ठीक है। पहले ये 73 करोड़ में टेंडर हुआ था, फिर बढ़ते हुए 123 करोड़ हुआ, ये अब 143 करोड़ हो गया। जितना काम हुआ है पुल निर्माण का और मेजरगंज तक जो रोड बना, गिट्टी बालू जो देखे बिछा हुआ बांध पर, ये सब काम माइनस करके 143 करोड़ हुआ। कितना दिन में पूरा होगा विधायक? पूरे रोड को बनाने में पूरा 24 किलोमीटर रोड और पुल सहित 2 साल का समय है, लेकिन पुल निर्माण का जो ढलाई है हम लोग पूरा प्रयास में है कि संवेदक सक्षम है कि इसको 31 मार्च तक ढलाई हो जाए। बाकी तो अप्रोच का काम है तो होता रहेगा। 2 साल बरसात में हम लोग आवागमन चालू हो जाए। पहले तो संवेदक तो वही है, नहीं, संवेदक बदल गया। इस पुल पर बहुत गड़ा था, विधायक जी बता रहे थे मोतीलाल भाई, 4 बार इसका टेंडर हुआ। जनता को ये समझ में इसलिए नहीं आएगा कि टेंडर कब हुआ नहीं हुआ क्या मालूम, रेट बढ़ गया, ठेकेदार जो हाई कोर्ट गया, बहुत सब गड़ा है। अब वो गड़ा समाप्त हो गया है, नया अध्याय रामा देवी जी की अगुवाई में भी शुरू हुआ, और जनता निश्चिंत रहें, पत्रकार बंधु आप लोग आने वाले दिन के लिए तैयार रहें, जब आपको फिर ऐसे ही पंडाल में हम लोग उद्घाटन में बड़े बड़े नेता लोग के बीच बुलाएंगे। सर, इसमें हाल ही में कुछ जिला परिषद का जब चुनाव हो रहा था, उसमें कुछ विरोधियों ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं पुल बनने में, ये कैसे देखते हैं आप विरोधियों? भाई साहब, पवन जायसवाल जितना अड़चन समाप्त करने में रुचि लेता है, इधर अगल बगल में कोई हमारा कैटेगरी का ढाका में विधायक नहीं है। अभी आपका सुनिए, जो पुराने विधायक थे, पवन जायसवाल जब तक विधायक था, मोतीलाल प्रसाद थे, रामा देवी जी की अगुवाई में 2015 तक ही काम हुआ। जब लालू जी की सरकार बनी, जदयू गठबंधन का, जब यहाँ के विधायक बने तो 15 से 20 में एक ईंटा नहीं जुटा। मैं भाषण दिया हूँ, आप ठीक से सुने नहीं है। 15 से 20 में एक ईंट नहीं जुटा। ये जिम्मेवारी उनकी थी, सरकार उनकी बनी थी राज्य में। हम लोग की सरकार है और हम लोग जिम्मेवारी से इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। बोलने में और करने में अंतर है। कल हम माननीय मंत्री जी नितिन नवीन जी से बात किए और हम कहे कि कल हम जा रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ अक्सर उठाते रहे हैं। वसीम राइन ने एक बार फिर से पसमानदा मुसलमानों की बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेहरू सरकार ने दलित मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की, इसके लिए नेहरू के साथ मौलाना अब्दुल कलाम और रफ़ी अहमद कदवई भी बराबर के जिम्मेदार हैं। वसीम राइन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया है। समाजवादी पार्टी को 70% मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन राज्यसभा जब भेजना हुआ तो उन्होंने अपनी बिरादरी को भेजा। सब क्या कुछ मांग आपकी? देखिए, हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बराबर सत्ता में हिस्सेदारी, सामाजिक बराबरी के लिए हमारा संगठन पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। आज चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सेकुलर के नाम पर, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, उन पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लिया है, बराबर लेते चले आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया और आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर उत्तर प्रदेश में 86 ऐसी सीटें हैं रिजर्व, जिन पर मुसलमान वोट दे सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर ईसाई और मुस्लिम दलित है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये कांग्रेस का इतना खतरनाक काम था, इतनी लंबी प्लानिंग थी मुसलमानों के लिए, और इसमें अकेले नेहरू सरकार नहीं बल्कि उस वक्त के मुस्लिम लीडरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई ऐसे नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना नेहरू सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर ये हमको अपना बराबर का भाई मानते होते तो ये नाइंसाफ़ी सरकार कर रही थी तो इन लोगों ने कोई आवाज़ हम लोगों के लिए नहीं उठाई, क्योंकि इनको पता था कि जो मुसलमानों की टोटल आबादी है उसमें 85% पसमानदा मुसलमान हैं, और अगर ये बात सामने आ गई तो 15% वालों की कोई हैसियत नहीं रहेगी।
और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल अगर किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी को 70% तक मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन राज्यसभा जब भेजना हुआ तो उन्होंने अपनी बिरादरी के यादव बिरादरी को भेजा है। उनके संगठनों में आप देख लीजिए कि मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो ज़ीरो है, पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी बिल्कुल ज़ीरो है। आज टिकटों का बंटवारा हो रहा है, अभी सारे टिकट नहीं बटे हैं। अब ये देखना हम चाहते हैं कि हमारी आबादी के अनुपात कितने टिकट अखिलेश जी दे रहे हैं, और बल्कि अगर इसका वो ऐलान कर दें कि हम पसमानदा मुसलमानों को कितने टिकट दे रहे हैं तो हम लोगों को भी पता चल जाए कि हम कई बार उनकी सरकार बनाने में इतना सहयोग किए हैं, तो हम लोगों को कितने टिकट मिल रहे हैं। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। बाराबंकी की विधानसभा रामनगर के ग्राम बिकौली सेदनपुर रामनगर टाउन बैरिया में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने भ्रमण कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां बंदरा प्रखंड से जहां मतलूपुर पंचायत में घोषरामा में सोमवार को जेडीयू की महापंचायत स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने की। बैठक में पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि हम गांव-गांव जाकर संगठन से हर वर्ग को जोड़ रहे हैं। बैठक में संतोष कुमार सिंह, हीरा प्रसाद सिंह, कमल महतो, राकेश सिंह, नसुरमुल, विमलेश महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील मोट के थाना समतर क्षेत्र के ग्राम बांगरी निवासी शिवशंकर सिंह ने बताया कि बीती रविवार रात को उनकी वृद्ध मां घर में अकेली थी। सुबह जब मेरी मां जागी तो उन्होंने कमरे में आकर देखा तो अलमारी के बाहर सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने अलमारी में रखा हुआ अपना पर्स खोलकर देखा तो उसमें से 5,000 रुपया नगद और 7 चांदी के सिक्कों के अलावा कुछ चांदी का सामान भी गायब मिला। जिसके बाद उनके परिवार के रामपाल द्वारा डायल 112 पर फोन कर लगाया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम शिवशंकर सिंह है, बांगरी ग्राम बांगरी के रहने वाले हैं। मैं जो है झांसी था, माताजी अकेली रहती हैं घर पे। कुछ अज्ञात लोग रात को आए और पहले दीवार तोड़ने की कोशिश की, फिर दीवार फांद के अंदर गए। अंदर जाके माताजी दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। एक कमरे में जिसमें अलमारी थी, उसमें अलमारी को तोड़ा, उसमें से 5,000 रुपये नकदी और एक मंगलसूत्र, 200 ग्राम की तोड़ियाँ और चांदी के 7 सिक्के ये वो चुरा ले गए। क्या इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की है? हाँ, हमने जो है संबंधित जो थाना है हमारा थाना समथर, उसमें हमने जो है इसकी जो है सूचना दी है, लिखित सूचना दी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि थानाध्यक्ष महोदय इस घटना को जो अपने संज्ञान में लेकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें, जो भी इसमें जो है लिप्त हों इस कृत्य में। झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी मऊरानीपुर बुंदेलखंड में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं और शासन की गलत नीतियों के चलते यहां के कृषि और किसान बदहाल और बर्बादी की ओर जा रहे हैं। अकाल मौत से शिकार होने से बुंदेलखंड किसानों की कब्रगाह बन चुका है। इसी कड़ी में किसान जयप्रकाश साहू पुत्र मोहनलाल चुरारा उम्र जब 32 वर्ष, उनका कल शाम दीपक स्कूल के पास से बाइक और ट्रैक्टर की एक्सीडेंट में भिड़ंत के चलते मौत हो गई और अपने पीछे एक रोता बिलखता वो परिवार छोड़ गए, जिसमें पत्नी और 2 बच्चियां और 2 बच्चे हैं, जिनके ऊपर पिता का साया हटने से उनके भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। अभी 6 महीने पहले ही उनके ऊपर शासकीय और साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए अपनी 12 बीघा जमीन बेचकर अपना कर्ज चुकाया था, जिसके चलते पास लगभग 1 बीघा जमीन बची थी, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर है। परिवार की दुख की घड़ी में ढांढस बांधने मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार और किसान सेवक शेखर राज बडौनिया पहुंचे और इस संकट की घड़ी में शासन प्रशासन से 72 घंटे में 5 लाख
लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की ताकि बच्चे और बच्चियों के परवरिश में कुछ मदद मिल सके। मौके पर दयाराम सोनी, मुकेश, राजू लाल, हृदय लाल, प्रेम प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित रहे। नेताजी, क्या घटना हुई है? देखिए, घटना ये आज कोई पहली नहीं है। लगातार बुंदेलखंड में रोज किसानों की मौतें हो रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते, सरकार की गलत नीतियों के चलते यहाँ का किसान कर्ज में डूबा है, आत्महत्या को मजबूर है। कभी कुदरत साथ नहीं देती, कभी एक्सीडेंट होता है, कहीं सर्प काटता है। तमाम समस्याओं से यहाँ का किसान जूझ रहा है। आज जनपद झांसी के ग्राम चुरारा का मामला आया है, जहाँ पर एक जयप्रकाश साहू, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, शाम को उसकी एक्सीडेंट से मौत हुई ट्रैक्टर से, यहीं मऊरानीपुर दीपक स्कूल के पास। मैं आपको बता दूं कि विगत 6 माह पूर्व इन्होंने अपनी 12 बीघा ज़मीन बेचकर साहूकारों का लगभग 12 लाख रुपए का कर्ज चुकाया था। तो कहीं ना कहीं किसानों की बदहाली जारी है। आज कुछ डिसमिल का ये किसान 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में यहाँ वहाँ भटक रहा है। शाम को उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, जिसके 4 छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं। मृतक किसान की उम्र लगभग मात्र अभी 35 वर्ष है। तो पूरा रोता बिलखता परिवार आज असहाय हो गया है। मैं शिव नारायण सिंह परिहार, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि 72 घंटे में पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, जिससे उसके परिवार का कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद। भैया, क्या घटना हुई है आपके? मऊरानीपुर आए थे तो वापसी जा रहे थे घर पे, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से। कौन थे वो आपके? वो भैया थे। अच्छा, क्या नाम है? जयप्रकाश साहू। कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया? ये दीपक स्कूल के पास। किससे? ट्रैक्टर आ रहा था, एक बोना का था। हाँ, तो उससे टकरा गए। वो जा रहा था तो वो क्या पता नहीं कैसे टकरा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। थाना लहरपुर और रामकोट पुलिस टीमों के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया गया और भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों और बनाने वाले उपकरणों की बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। आगामी विधानसभा चुनाव को सफल संपन्न कराने हेतु प्राप्त सूचनाओं के संकलन के आधार पर अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के क्रम में जनपद सीतापुर में 2 थानों, थाना लहरपुर और थाना रामकोट की पुलिस टीमों द्वारा 2 अवैध शस्त्रों की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें 3 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों का निर्माण करने के इल्ज़ाम में मौके से सफलता प्राप्त की गई गिरफ्तार करने में। इनके कब्जे से 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियाँ, जिसमें कुल 32 तमंचे, जिसमें 20 अदद तमंचा निर्मित विभिन्न बोर के व 12 अदद तमंचा अर्धनिर्मित विभिन्न बोर तथा 10 जिंदा व खोखा कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। इनके संबंध में नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके आगे भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये तीनों अभियुक्त वस्तुतः बड़े सातिर और अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं, जो पूर्व में भी इस प्रकार के अपराधों में लिप्त रहे हैं। इस प्रकार के अपराधों से अर्जित की गई संपत्ति का चिन्हांकन करके उसके संबंध में भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जनपद में अपराध एवं अपराधियों विरुद्ध यह प्रभावी अभियान इसी प्रकार जारी रहेगा, ताकि हम विधानसभा चुनाव को सफल, निरापद और निर्विघ्न रूप से संपन्न करा सकें। सीतापुर से सीनियर संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसको लेकर बुलंदशहर के सुनील भारद्वाज, जो कि बसपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने सियाना विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम सुनील भारद्वाज है। भैया पीछे थोड़ा सा। हम पीछे विधानसभा 66 से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य पब्लिक की सेवा करना है। कौन सी पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं और मुख्य उद्देश्य पब्लिक की सेवा करना है। अच्छा, किससे मुकाबला मान रहे हैं इस चुनाव में अपना? दोनों से ही मुकाबला है। वैसे विशेष मुकाबला समाजवादी पार्टी से। भारद्वाज जी, ये बताइए, मतदाता आपको वोट क्यों दे? काम करेंगे। पिछले लोगों ने काम नहीं किया है, लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, क्षेत्र में काम करेंगे।
जनता के बीच में क्या आपका मेन मुद्दा किस पे जा रहे हैं आप? बेरोजगारी का मुद्दा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, कोई मेडिकल हमारे साना विधानसभा में कोई अच्छी कोई सुविधा नहीं है मेडिकल की, कोई कॉलेज नहीं है, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, बहुत सालों से काम नहीं हुए हैं, इसलिए जनता परेशान है, इसलिए जनता कुछ बदलाव चाहती है, इसलिए हमको वोट करना चाहते हैं। अगर देखा जाए भारद्वाज जी तो बहन जी इस बार ना तो कोई जनसभा में दिखी, ना किसी प्रत्याशी के साथ दिखी, ना किसी के साथ दिखी। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से नीचे हैं या दब रही हैं उनसे? नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हमें अपने स्तर पर काम करना है, हम अपने स्तर पर काम करेंगे और मेहनत करेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे कि काम कैसे होते हैं। आप ग्राम प्रधान भी रहे हैं, आपने गांव में भी विकास किए हैं, और अब आप स्याना को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? हाँ, 3 गांव में प्रधान रहे हैं हम पहले भी। वहाँ के लोग बता देंगे कि कितना विकास हमने किए हैं, वही साना में भी करना चाहते हैं। साना में आए हैं, जाएंगे, हर क्षेत्र में घूमे हुए हैं, सारी जगह देखी हैं, कहाँ कहाँ विकास की जरूरत है वहाँ पर विकास किया जाएगा। आपका चुनाव किससे है, सीधा संघर्ष किससे है आपका? देखिए, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी मेहनत करनी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। रोहतास जिला के चिनारी थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर जारी है, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 का सदर अस्पताल सासाराम में इलाज भी जारी है, जबकि एक की गंभीर स्थिति में हायर सेंटर में उसको रेफर कर दिया गया है। घटना चिनारी थाना क्षेत्र के चंद्रकैथी गांव के पास की है, जहां अनियंत्रित पिकअप और एक मैजिक में टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने बताया कि सभी लोग नारायणा गांव के रहने वाले हैं, जो मैच खेलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये घटना हो गई। घटना मैजिक और पिकअप का टक्कर हो गया है। कहाँ पे? चंद्रकैथी गांव के पास। कितने लोग घायल हैं? घायल 6 लोग, घायल तो बहुत लोग हैं, लेकिन सीरियस 6 लोग थे, जिसमें एक लोग डेड कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले मृतक? सब नारायणा का है। मृतक का क्या नाम क्या है? रोशन कुमार। उम्र कितना है? उम्र 15-16 साल। ये क्या करने जा रहे थे लोग? फुटबॉल का मैच खेलने। कौन थाना घटना है? चिनारी थाना। क्या नाम पड़ेगा आपका? नित्यानंद तिवारी। आप भी साथ में थे क्या? हाँ। आपका क्या नाम है? नित्यानंद तिवारी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। धनपुरवा मेहदीगंज रेलवे गुमटी के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया गया कि पंडित दीनदयाल गया रेल लाइन के सासाराम जंक्शन से पूर्वी छोर पर धनपुरवा मेहदीगंज रेलवे गुमटी के पास रेल लाइन पार करने के दौरान एक मालगाड़ी चपेट में आने से रीना नाम की महिला और उसकी मौत हो गई। सासाराम जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए सदर सासाराम अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर अगली कार्यवाही में जुट गई है। वहीं मृतका रीना के भाई ने जानकारी दी कि धनपुरवा मेहदीगंज के पास रेल लाइन पार करने के दौरान वो मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये ट्रैक पार करते समय हुआ था घटना। क्या हुआ है? कट गई है ट्रैक पार करते समय। कहाँ की महिला है, कुछ पता है क्या? ये हमको तो जानकारी मिला है कि कॉलोनी कल महिला थी। अच्छा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पड़ेगा। कौन है आप? हम जीआरपी के सिपाही हैं। उस पार से आ रही थी, मोबाइल से बात करते हुए धक्का लग गया। कहाँ पे? मेहदीगंज। क्या नाम है मृतक का? रानी कुमारी। उम्र कितना है? 25 हो गया। अनमैरिड हैं? भाई है। शादीशुदा है। क्या नाम है उनका? रानी कुमारी। उम्र कितना है? 25। कहाँ के रहने वाली थी? धर्मशाला रोड। क्या नाम पड़ेगा आपका? हेकन। कौन है आप उनको? भाई है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। झांसी के थाना बड़ागांव का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। जिले में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर्सन फैक्टर है, जहां पर भ्रमण किया जा रहा है। पुलिस फोर्स के रुकने से संस्थानों को देखा जा रहा है। थाने में महिला डेस्क, जन शिकायत रजिस्टर नंबर 4, चुनाव रजिस्टर, साफ सफाई को देखा गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने वाले, आदर्श आचार संहिता का पालन करने और चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए। आपको पता है कि आदर्श आचार संहिता जनपद में लगी हुई है। इसी के तहत जनपद के विभिन्न जो वनरेबल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन,
पर्सन फैक्टर हैं वहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे फोर्स के रुकने के स्थान है वहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। उसी के तहत आज थाना बड़ा गांव का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया है, जिसमें जो महिला हेल्प डेस्क है, साथ ही साथ जन शिकायत है, रजिस्टर नंबर 4 है, चुनाव रजिस्टर है, इन सबको चेक किया गया है, जिसमें रजिस्टर लगभग पूर्ण है लेकिन कुछ कमियां हैं, उनको इंगित कर दिया गया है, बता दिया गया है। साथ ही साथ थाने में साफ़ सफाई बेहतर है, इसके विषय में बता दिया गया है। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए, इसको भी इंश्योर करने के विषय में बता दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु सभी कर्मचारी जितने भी हैं उनको निर्देश किया गया है कि आगामी चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए जो आवश्यक कदम है वो पुलिस प्रशासन उठाए। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।